अच्छा गाइस, ये जो कहानी है ये बड़ी स्ट्रेंज कहानी है और ये हमारी एक रेगुलर लिसनर है, उनकी खाला की कहानी है और ये चाहती है कि उन्हीं की ज़बानी ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो टेप को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें और उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक और इबरतनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरी कहानी है। मैं आपको बताती चलूँ, मेरा नाम अस्मा है और ये वाक़या मेरे साथ सन 2001-2002 में पेश आया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने नया नया इंटरमीडिएट किया था और जब आप इंटरमीडिएट करते हैं तो उसके बाद तकरीबन 6 महीने का या साल का गैप हुआ करता है और तब कहीं जाके फिर आपको दोबारा से पेपर्स में अपीयर होना होता है। खैर, जब मैंने इंटर के पेपर दिए और मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में या तो एडमिशन ले लूँ या फिर कोई ना कोई कोर्स करूँ या फिर किसी जगह जॉब करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करूँ। अब घर के जो हालात थे वो थोड़े से टाइट थे तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं हमारे एक अंकल हैं जिनका एक बिज़नेस है जो कि डिफेंस के अंदर मौजूद है। बेसिकली बिज़नेस क्या था, आप कह सकते हैं कि 3 कमरों का ऑफिस उन्होंने बना रखा था और 6 महीने कभी वो पाकिस्तान के अंदर होते तो वो यहाँ पे आके बैठा करते थे। बेसिकली वो एक अकाउंटेंट थे और वो चाहते थे कि जब वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो तो यहाँ पे आने के बाद भी थोड़े बहुत पैसे बना सकें। खैर, इत्तेफाक से हमारे जो अंकल थे वो आए हुए थे और मैंने जब उनको अपनी इस परेशानी के बारे में बताया तो वो कहने लगे कि जब तक मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ तुम चाहो तो मेरे ऑफिस के अंदर आके बैठ सकती हो। इसके अवज़ में तुम्हें 15,000 रुपये दूंगा। अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर के हिसाब से 15,000 रुपये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हुआ करते थे। खैर, मैंने वहाँ पे उनके ऑफिस जाना शुरू कर दिया। कहने को तो वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि हर कुछ दिनों के बाद कभी इस्लामाबाद, कभी पेशावर और कभी लाहौर किसी न किसी काम से वो चले जाया करते थे। इस सूरत हाल में मैं अकेली ऑफिस के अंदर मौजूद होती और जो भी काम मुझे वो बताया करते मैं अपने तौर पे करने की कोशिश किया करती। बात ये थी कि मैं काम कर कर के इस अकाउंटिंग के काम को ना सिर्फ सीख रही थी बल्कि वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह गाइड किया करते थे। एक चौकीदार था जो कि उन्होंने सालों से रखा हुआ था और उसको इजाज़त नहीं थी कि जब मैं ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ तो वो ऑफिस के अंदर या कमरों में दाखिल हो सके। वैसे ही एक हफ्ते की शाम थी, आप कह सकते हैं कि 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था और मैं कोशिश कर रही थी जो भी मेरा काम है, जो भी मेरा टास्क है उसको मुकम्मल करने के बाद मैं अपने घर की तरफ रवाना हो सकूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मगरिब हुए हुए 15 या 20 मिनट गुजर चुके थे और मैं मुसलसल कंप्यूटर के अंदर अकाउंटिंग का जो भी काम था वो मुकम्मल कर रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ऑफिस के अंदर बैठी हुई जब अपना काम मुकम्मल कर रही थी तो मुझे काफ़ी देर से खाना बनाने की या फिर चाय की खुशबू महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बराबर वाले किसी ऑफिस में या आगे पीछे किसी घर के अंदर बहुत ही लजीज खाना बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर मुझे चाय की खुशबू आने लगी, लेकिन अजीब बात ये थी, ये जो खुशबू थी ये इस कदर ज़्यादा तेज़ी के साथ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बराबर के बजाय शायद हमारे ऑफिस का जो छोटा सा किचन है वहाँ पे कोई मौजूद है और वहाँ पे खड़े होने के बाद या तो चाय बना रहा है या फिर खाना तैयार किया जा रहा है। खैर, ये तो मुझे पता था कि जो हमारा चौकीदार है जब तक मैं यहाँ से नहीं चली जाती वो किसी भी तौर अंदर नहीं आ सकता था, तो यहाँ पे तो खाना बनना मुमकिन ही नहीं था। कुछ देर मुझे मुसलसल स्मेल आती चली गई। उसके बाद मैं दोबारा से अपने काम के अंदर बिज़ी हो गई और मेरा ख्याल है कि मेरा काम ख़त्म होने में 3-4 मिनट बाकी थे कि मुझे अपने किचन की तरफ से थोड़ी सी आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिस का जो किचन है उसके अंदर कोई मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बर्तनों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा जा रहा है। अब ये जो बर्तनों को रखने की या उठाने की आवाज़ थी ये इस कदर वाज़े आवाज़ थी कि अगर मैं इस बात का या इस आवाज़ का इनकार करती तो यकीनन मैं अपने आप को बेवकूफ़ बना रही होती। खैर, जब मुझे मुसलसल इस किचन की तरफ से आवाज़ें महसूस होने लगीं तो अब हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ साथ मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा अब भी यही ख्याल था कि हो सकता है चौकीदार को भूख लग रही हो और वो बाहर आके किचन में खाना बना रहा हो।
لیکن اگر ایسا تھا تو اس کو ایٹ لیسٹ مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا، تاکہ میں یہاں پہ نہ پریشان ہوتی، نہ ہی مجھے ڈر سا محسوس ہوتا۔ اب جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا ویسے ویسے یہ جو کچن کے اندر سے آوازیں تھیں یہ مزید آنا شروع ہو چکی تھیں، اور اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو وہاں پہ ضرور موجود ہے۔ اب میں اپنے کمرے سے یا اس آفس کے روم سے باہر نکلی اور میں نے سیدھا کچن کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں جیسے جیسے اس کچن کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی مجھے کچن کے اندر لائٹس جلی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ تو کنفرم تھا کہ کوئی نہ کوئی کچن کے اندر موجود ہے، اور جو بھی موجود ہے شاید یہ جو لائٹس کھلی ہوئی ہیں یہ لائٹس اسی شخص نے کھولی ہیں، اور وہ وہاں پہ آنے کے بعد یا تو چائے بنا رہا ہے، یا پھر کھانا بنانے کے بعد نکال رہا ہے، یا پھر اس کو محفوظ کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جیسے ہی میں ایگزیکٹلی کچن کے دروازے کے بالکل سامنے کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو کہ بہت چھوٹے قد کی عورت تھی، میرا خیال ہے کہ اس کا 4.5 پونے 5 فٹ کے درمیان قد ہوگا، اس کے بال چھوٹے چھوٹے سے بال تھے، اور ایسا لگ رہا تھا اس نے اپنے ان چھوٹے بالوں کو بھی کھول رکھا ہے۔ وہ مسلسل چولہے کی طرف کچھ بنا رہی تھی، یا پھر چولہے کے اوپر جو کھانا موجود تھا اس کو نکال رہی تھی۔ اب جب کہ میں پیچھے کی طرف سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی تو اب تک مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے چوکیدار کی کوئی وائف ہو یا اس کے گھر کا کوئی فرد ہو جو کہ یہاں پہ آ کے اس کے بھوک لگنے کی وجہ سے کھانا بنا رہا ہو۔ اب تک جو صورتحال تھی یہ میرے لیے بڑی نارمل صورتحال تھی۔ ہاں، میرے لیے کوئسچن یہ ضرور تھا کہ یہ عورت یہاں پہ اندر بلا اجازت کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ ابھی جب کہ میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتی تھی یا مجھے غصہ سا محسوس ہو رہا تھا تو اسی دورانیے میں وہ جو عورت تھی اس نے آہستہ آہستہ کر کے پلٹنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی اس عورت کا جو مکمل چہرہ تھا جب میرے سامنے آیا تو آپ یقین کریں اس کا جو چہرہ تھا ویسے تو بظاہر بڑا نارمل سا چہرہ تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی جو عورت کی آنکھوں کی جگہ تھی، یعنی آنکھوں کے جہاں پہ ڈیلے موجود ہوا کرتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا ان کے اندر آنکھیں موجود ہی نہیں ہیں۔ آنکھوں کی جگہ مکمل طور پہ خالی تھی، جبکہ جو باقی چہرہ تھا وہ بظاہر نارمل لگ رہا تھا۔ اب میرے سامنے ایک ایسی عورت موجود تھی جس کی نہ ہی آنکھیں تھیں بلکہ وہ کچھ عجیب طریقے سے میری طرف دیکھ کے مسکراتی چلی جا رہی تھی۔ آپ یقین کریں کہ ایک لمحے میں تو مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے ہی مجھے یہ سب کچھ سمجھ آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کیا ہے اور میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں جا کے دروازے سے ٹکرائی ہوں، اور جب میں دروازے سے ٹکرائی ہوں تو اس کے بعد میری آنکھیں مکمل طور پہ بند ہو چکی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ میں بے ہوش ہو چکی تھی اور ہمارا چوکیدار کمرے کے یا اس آفس کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو رات کے تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تھا، اور میرے گھر والے یہیں اسی آفس میں میرے سامنے موجود تھے، جبکہ چوکیدار سائیڈ میں کھڑا ہوا سارا کا سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ خیر، جب میں ہوش میں آئی تو میں مکمل طور پہ کپ کپا رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا میری زبان نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے ہلکا ہلکا سا بخار بھی محسوس ہو رہا تھا، اور کچھ دیر کے بعد جب میری حالت قدرے بہتر ہوئی تو میں نے اپنی امی سے گھر جانے کا اشارہ کیا، یعنی میں چاہتی تھی کہ مجھے گھر جانا ہے اور مجھے گھر لے کے چلیں۔ ایسا ہی ہوا کہ میرے اشارہ کرنے کے بعد میری امی مجھے گھر لے کے آئیں، اور جب وہ مجھے گھر لے کے آئیں تو میری حالت مزید بہتر ہوئی۔ خیر، میری امی نے مجھ پہ دم درود کیا، اور جب میں ذرا نارمل ہوئی تو میں نے ان کو یہ سارا کا سارا واقعہ بیان کیا۔ اب یہ سننے کے بعد میری امی یہی کہہ رہی تھی کہ جو ہمارا چوکیدار ہے وہ بھی یہی بتا رہا تھا کہ یہ جو آفس ہے یہاں پہ ہم لوگ مغرب کے بعد اندر جانے سے پرہیز کیا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس آفس کے اندر اکثر رات کے اوقات میں ایک اس طرح کی عورت نظر آیا کرتی ہے جس کی آنکھیں موجود ہی نہیں ہیں، جبکہ اطراف کے جو گھر والے ہیں یا جو آفس والے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ بیسیکلی یہ ایک چھلاوا ہے جو کہ ہمیں اکثر اس آفس کے اندر دکھائی دیا کرتا ہے۔ خیر، بات یہ ہے کہ یہ جو آفس کے اندر میرا دن تھا یہ آخری دن تھا، اور اس کے بعد سے میں نے اس طرف یا اس آفس میں جاب کرنے سے معذرت کر لی تھی۔
हालांकि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे और वो मुझे बार बार मनाते रहे। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि यहाँ पे मगरिब के बाद हम लोग नहीं रुका करते। बहरहाल मैं फ़ैसला कर चुकी थी कि अब मुझे किसी भी कीमत पे उस ऑफ़िस के अंदर दोबारा नहीं जाना है। अच्छा, मेरा जो काम है वो बेसिकली मूवी मेकिंग का काम है, जो कि आज के दौर में निस्बतन कम हो चुका है। लेकिन ये जो कहानी, ये किस्सा जब का है, यानी जब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था, तो ये 2002-2003 चल रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि अक्सर मोहल्ले वाले, इवन कि उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार मेरे अच्छे काम की वजह से ना सिर्फ मुझे रेफ़र किया करते थे, बल्कि लोगों की कोशिश होती थी कि मैं उनकी शादियों में जाके, उनके प्रोग्राम्स में जाके वीडियो मेकिंग करूं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो काम था वो इस कदर परफेक्ट था और इतना ऑन टाइम था कि जो भी मुझसे काम करवाता था वो यकीनन मुतमईन होने के बाद मेरे पास से जाया करता था। तो वैसे ही हमारे मोहल्ले में एक बशीर साहब रहा करते थे और इत्तफाक से जब उनकी बेटी की सालगिरह हुई तो इनका ये जो इवेंट था, ये सारा का सारा मैंने कवर किया। जब मैंने इस इवेंट को कवर किया और कवर करने के बाद जो भी वीडियो थी या जो भी तस्वीरें थी, जब मैंने उनको दी तो उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने एक कज़न की शादी में, जो कि दिसंबर 7 को यानी दिसंबर के महीने में होनी थी, ना सिर्फ मुझे रेफ़र कर दिया बल्कि मुझे कहा कि जितने पैसे आप बोलेंगे हम आपको उतने ही पैसे देंगे, लेकिन आपको काम वैसे ही करना है जिस परफेक्शन के साथ आपने मेरी बेटी की सालगिरह में ना सिर्फ काम किया था बल्कि तमाम लोगों को मुतासिर किया था। जो भी पैसों के मामलात थे वो तय करने के बाद बिलाखिर मलीर में, जहाँ पे मुझे ये प्रोग्राम अटेंड करना था, मैं उस तरफ रवाना हुआ। अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर के अंदर जो शादियाँ हुआ करती थी या जो भी फंक्शंस होते थे, उनमें आमतौर पे रात के 2, 3, 4 बज जाया करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि खाना खुलने में रात के 2, 3 बजे का टाइम हो जाया करता था। जैसे जैसे टाइम गुजरा, वक्त बदला, तो लोगों ने कम से कम ये जो रूटीन थी उसको सेट करना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि माइयों का प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम को करने के बाद मैं रात के तकरीबन 2, ढाई बजे मलीर से वापस आ रहा था। मैं अपनी बाइक में मौजूद था और मेरे बैक साइड पे मेरा कैमरा या जो भी बैग था वो मौजूद था। अब क्योंकि जो मेरी रिहाइश थी वो बफर जोन के अंदर मौजूद थी, तो मैंने मलीर से निकलते हुए वो रास्ता अपनाया कि मैं पहले डिग रोड पे आऊँगा और डिग रोड पे आने के बाद ये जो सीधा रास्ता यानी कि अल्लूर मोड़ की तरफ जाया करता है, इस रास्ते के ज़रिए अपने घर बफर जोन जाऊँगा। जो लोग वहाँ पे रहा करते हैं उनको पता होगा कि जब आप सराब गुट का पुल क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट साइड पे एक मस्जिद आती है और मस्जिद के बाद एक बहुत बड़ा सा ईदी सरदखाना मौजूद है। ये जो सरदखाना है इसकी बहुत पुरानी तारीख़ है। कहा जाता है कि सालों से, बल्कि बहुत टाइम से ये सरदखाना यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही मैंने सराब बोट का पुल जो था उसको क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद जब मैं उस मस्जिद के एग्जैक्टली सामने आया जिसके बराबर में ये सरदखाना मौजूद था, तो अल्लाह जाने एकदम से मेरी बाइक ने झटके लेना शुरू कर दिए। हालांकि मैं आमतौर पे कोशिश किया करता था कि अपनी बाइक को साफ़ सुथरा रखूं, मेंटेन रखूं और कोशिश करूं कि टाइम के ऊपर इस पे जो भी ऑयल वगैरह चेंज होता है वो करवा लिया करूं। अजीब बात ये थी कि मेरी बाइक कुछ इस तरह से झटके ले रही थी जैसे इसके प्लग में कचरा आ चुका है। खैर, जैसे ही मेरी बाइक रुकी तो मैं एग्जैक्टली उस सरदखाने के बिल्कुल सामने मौजूद था और दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उस दौर में कराची के जो हालात थे, ख़ास तौर पे जो सियासी हालात थे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो अक्सर लोग रात के औकात में, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद, ऐसी जगहों पे जाने से परहेज़ किया करते थे जहाँ पे लिसानी फसादात का या इस तरह की चीज़ों का अंदेशा हुआ करता था। अब मैंने अपना जो बैग था जिसके अंदर कैमरा मौजूद था, जो कि बहुत महंगा कैमरा था, उसको लेफ़्ट साइड पे रखा। उसके बाद बाइक में अपने तौर पे चेक करना शुरू कर दिया कि आखिर क्या वजह है कि मेरी बाइक चलते चलते एकदम से बंद हो चुकी है। सबसे पहले मैंने पेट्रोल चेक किया, ये मुकम्मल तौर पे टंकी भरी हुई थी। उसके बाद मैंने अपने तौर पे फ़िल्टर वगैरह चेक किया, यानी कि बारी बारी जो भी मेरी समझ में आ रहा था मैं उन तमाम चीज़ों को चेक कर रहा था। अब तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो मौजूद नहीं है,
तो आखिर किस वजह से ये बाइक इतनी रात में यहाँ पे बंद हो चुकी है। इसी दौरानिए में जबकि जो मेरा फोकस था मुकम्मल बाइक के ऊपर था, मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के हंसने की या कहका लगाने की आवाज़ आई है। ये जो आवाज़ थी ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे 4-5 बच्चे शरारतें कर रहे हैं। जैसे कि आमतौर पे 4-5 बच्चे मिलके खेलते हैं, शरारतें करते हैं, शोर करते हैं। ये कुछ उस तरह की आवाज़ थी। अब ये जो जगह है, जो लोग यहाँ पे अब भी रहा करते हैं, उनको पता होगा कि पीछे का जो हिस्सा है वो मस्जिद पे मुश्तमिल है। उसके आगे सर्द खाना मौजूद है, जबकि उसके सामने कुछ इंडस्ट्रियल एरिया टाइप की जगह है। यानी कि वहाँ पे बच्चों के होने का या आबादी होने का उस वक्त कोई जवाज़ पैदा नहीं होता था। हाँ, अगर आप सर्द खाने से आगे की तरफ आएँ तो वहाँ पे कुछ फ्लैट्स वगैरह मौजूद थे। हो सकते है जो आवाज़ थी वहाँ से आ रही होगी। मैंने अपने तौर पे अपने आप को कन्विंस करने की या दिलासा देने की कोशिश की। इसी दौरानिए में जबकि मैंने दोबारा से बाइक की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे सर्द खाना मौजूद है, उस सर्द खाने और मेरे दरमियान जो हिस्सा है, जिसे आप सर्विस रोड भी कह सकते हैं, उस सर्विस रोड पे कुछ बच्चे मौजूद हैं जो मुसलसल ज़ोर ज़ोर से कहकहा लगा रहे हैं। आप यकीन करें कि जब मैंने उस तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि 5 या 6 बच्चे कुछ अजीब तरीके से, जैसे कि उनके सरों पे उभार मौजूद हो, यानी हल्के हल्के से सिंगनुमा उभार थे। उनकी जो आंखें थीं वो वाइट थीं, यानी कि उनकी जो आई बॉल्स थी मुकम्मल तौर पे सफ़ेद लग रही थीं। कुछ लंबे लंबे से वाइटिश से उनके चेहरे थे, और अजीब बात ये थी कि उनके जो हाथ थे वो इस कदर लंबे थे कि बाकायदा उनके हाथ ज़मीन को छू रहे थे। ये सारे के सारे बच्चे एक दायरा बना के उस ईदी सर्द खाने के सामने न सिर्फ खेल रहे थे, बल्कि कुछ अजीब तरीके से बार बार पलट के मेरी तरफ देख रहे थे। आप यकीन करें कि मुझे पहली दफ़ा में ही अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो बच्चे हैं ये कम अज़ कम इंसान के बच्चे नहीं हैं। जो भी मुझे कुरानी आयत, ख़ास तौर पे आयतुल कुर्सी आती थी, मैंने उसकी तिलावत शुरू कर दी। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो इनमें से जो एक बच्चा था, जो कि बज़ाहिर थोड़ा सा लंबा लग रहा था, वो एकदम से मेरी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो मेरी तरफ आया तो उसने मुझे कहा कि ये जो कुछ तू पढ़ रहा है इसको पढ़ना बंद कर दे। आप यकीन करें कि जब उसने मेरी तरफ गुस्से की हालत में देख के इस तरह से ये हुक्म दिया तो एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पढ़ूं या ना पढ़ूं। अगर मैंने पढ़ना रुका तो हो सकता है ये मुकम्मल तौर पे मेरे ऊपर हावी हो जाएं, और अगर मैंने पढ़ना जारी रखा तो हो सकता है मेरी जान ले लें। लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लेके मुसलसल पहली, दूसरी और उसके बाद जब तीसरी दफ़ा आयतुल कुर्सी की तिलावत की तो पढ़ने के बाद जब मैंने दोबारा से उन बच्चों की तरफ देखा तो आप यकीन करें कि वहाँ पे अब ना ही वो बच्चे मौजूद थे और ना ही लग रहा था जैसे अब से कुछ देर पहले वो बच्चे वहाँ पे मौजूद रहे होंगे। उसके बाद जब मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो फाइनली अब की बार जो मेरी बाइक थी वो स्टार्ट हो गई, और स्टार्ट होने के बाद मैंने बाइक को दौड़ाना शुरू कर दिया। आपकी ज़िंदगी में कभी कभी कुछ इस तरह की गलतियाँ होती हैं जिन गलतियों को आप बाद में याद करके रोया करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने बाइक स्टार्ट की तो मैं इस कदर जल्दी में था या इस कदर डरा हुआ था कि मेरा जो भी सामान था, इवन जो मेरा कैमरा, बैग वगैरह था, वो सारा का सारा मैंने वहीं पे साइड में ही छोड़ दिया था। और कुछ दूर आने के बाद, यानी जब मैंने, आप कह सकते हैं कि जो एक नदी आती है, उस नदी को क्रॉस करने के बाद जैसे ही बफर जोन का एरिया शुरू हुआ, जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पे वो बैग मौजूद नहीं था। अब मेरी एक अजीब हालत थी। जाहिर सी बातें, मेरे लिए मेरा रोज़ी रोज़गार वो कैमरा था, और उस बैग के अंदर मेरे तमाम के तमाम जो भी टूल्स थे वो सारे के सारे मौजूद थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब मैं इस बफर जोन के हिस्से में दाखिल हुआ तो सामने एक पुलिस मोबाइल खड़ी हुई थी। खैर, जब मैंने उस पुलिस मोबाइल को देखा तो मैंने वहाँ जाके सीधा सीधा ये जो भी एएसआई था उसके पास जाके अपनी बाइक को रोका, और रोकने के बाद जब मेरी सांस बहाल हुई तो मैंने उसको कहा कि ऐसे ऐसे जो मेरा बैग है मैं उसको पीछे भूल आया हूँ। अगर आप मुझ पर एक एहसान करें कि मेरे साथ ज़रा पीछे तक चलें तो जो मेरा बैग है, जो कि मेरा रोज़गार है, मैं वहाँ से जाके वापस ले आता हूँ। अब वो कहने लगा कि तुम्हारे पास बाइक मौजूद है तो इसमें डरने वाली क्या बात है।
میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ ایسے ایسے جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو میں نے عیدی سرد خانے کے سامنے کچھ جنات کے بچوں کو دیکھا تھا۔ یہ سننے کے بعد وہ ہنسنے لگا اور وہ کہنے لگا کہ میاں صاحب اس دور میں تم یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ خیر میرے ریکویسٹ کرنے پہ اس نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد اس نے اس کو کہا کہ تم اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے وہاں پہ جاؤ، اگر وہاں پہ بیگ موجود ہے تو اس کے ساتھ واپس لے کے آ جانا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب میں نے اس کو بٹھانے کے بعد بائک اسٹارٹ کی اور میں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے میرے اوپر خوف طاری ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اب مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی میں وہاں پہ پہنچوں گا تو شاید میرا سامنا دوبارہ سے ان جنات کے بچوں سے ضرور ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہنچنے پہ میرا جو بیگ تھا اب تک نہ وہ چوری ہوا تھا اور نہ ہی کسی نے اس کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس سپاہی کے ہمراہ جب میں نے وہ بیگ اٹھایا تو یہ بیگ اٹھانے کے بعد پیچھے جو سپاہی بیٹھا ہوا تھا میں نے یہ بیگ اس کو تھما دیا۔ اب آپ سنیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ جب میں نے بائک کو دوبارہ سے گھمایا اور گھمانے کے بعد جیسے ہی میں دوبارہ سے عیدی سرد خانے کے سامنے آیا تو میرے ساتھ ساتھ جو سپاہی موجود تھا اس کی جو نظریں تھیں وہ بھی مسلسل عیدی سرد خانے کی طرف تھیں۔ اس نے اور میں نے، ہم دونوں نے دیکھا کہ یہ جو عیدی سرد خانہ ہے اس کی جو بھی چھت ہے یا جسے آپ دو چھتی کہہ سکتے ہیں، اوپر کا جو بھی حصہ ہے اس حصے پہ 4 یا 5 بچے کچھ عجیب طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان کے جو پاؤں تھے وہ اس قدر لمبے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ لٹکنے کے بعد باقاعدہ زمین کو چھو رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے بچے ہماری طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور ان کی جو شکلیں تھیں یا ان کے جو حلیے تھے وہ ہو بہو ویسے ہی تھے جس طرح کے جنات کے بچوں کو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے یہاں پہ دیکھا تھا۔ اب میرے ساتھ ساتھ یہ جو بھی سپاہی تھا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے بائک کو نکالو۔ اللہ جانتا ہے کہ جو 2-3 منٹ کا سفر تھا ہم نے بہت تیزی کے ساتھ نہ صرف اس کو طے کیا، طے کرنے کے بعد جب میں نے اس سپاہی کو اس موبائل کے سامنے اتارا تو اس سپاہی نے وہاں پہ جو ایس آئی موجود تھا اس ایس آئی کو یہ سارا کا سارا قصہ سنایا۔ اس سپاہی کا بھی ماننا تھا کہ اس نے بھی میرے ساتھ ساتھ ان جنات کے بچوں کو اس دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اچھا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد جب ہم اپنے اپنے گھروں پہ گئے، خاص طور پہ جب میں اپنے گھر گیا تو گھر جاتے ہی مجھے نہ صرف شدید بخار ہو چکا تھا بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ میری طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے تقریباً 15 یا 20 دن تک میں شدید بیمار رہا۔ ایونٹ کے جو پروگرام میں نے کمٹ کیا تھا اس پروگرام کو بھی میں نہیں کر پایا۔ اس پورے عرصے میں میرے والدین ایونٹ کے جو ہماری مسجد کے امام صاحب تھے انہوں نے بھی مسلسل میرے اوپر دم درود کیا۔ آج بھی جب میں اس حصے سے اس ایریا سے گزرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آنکھیں جھکا کے یا اس حصے کو اگنور کر کے سیدھا سیدھا چلتا چلا جاؤں۔